पे यस यस सर दिख रहा ओके, थैंक यू। ठीक है, हम करेंगे। कल कहाँ थे हम? प्रोडक्टिविटी वगैरह कर लिया था हमने। हाँ, ये तो कर लिया था। सबमिट तो करेंगे ना लास्ट में, वहीं से तो क्वेश्चन आएगा। वो तो बेस्ट ओवरव्यू दे रखा था इसमें, है ना। ये एसडीजी और एमडीजी को अच्छे से कर लेना, ठीक है। इससे क्वेश्चन आता है। अब ये ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट इंटरेक्शन एंथ्रोपोजेनिक होते हैं ह्यूमन एक्टिविटी, कि जितने भी हम ह्यूमन एक्टिविटी करते हैं उससे जो इन्वायरमेंट पोल्यूट होता है ना। क्या हुआ? दिख नहीं रहा क्या आपको? ओके, ठीक है। तो इसमें ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन में यही है कि हम जितना भी मैन मेड पोल्यूशन है या मैन मेड एक्टिविटी है, उससे जो पोल्यूशन होता है, इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन होता है, उसको एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी में हम स्टडी करते हैं। इसमें इसलिए कह रहा है कि मेन इम्पैक्ट क्या थे ट्रेडिशनल टाइप ऑफ एग्रीकल्चर के। ठीक है, तो ट्रेडिशनल जो एग्रीकल्चर थी, हमें पता है कि जैसे ही हम, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो पहले कबीलाई समाज होते थे, है ना। मतलब खेती नहीं थी एक टाइम पे, तो वो जो है ना कि मांसाहारी थे, वो शिकार करके खाते थे, है ना। खेती बाद में जब आग का आविष्कार हुआ है, उससे पहले उन्होंने जो प्रोडक्शन देखा, जो वो देखा कि कैसे पेड़ पौधे उगते हैं, और ये चेंज भी जो है ना कि आपको शायद नहीं पता होगा, अगर हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में जाओगे तो जो वुमेन थी उसने ये चेंज देखा था, क्योंकि वुमेन स्टेबल रहती थी, मैन जो है ना कि शिकार के लिए उधर उधर जाता था, है ना। तो मतलब मूवेबल थे, कोई परमानेंट हाउस नहीं था। तो उस टाइम पे जब उन्होंने देखा कि जो वे गेहूँ या कुछ भी जो उस टाइम पे खेती होती थी, तो पहले डिफोरेस्ट्रेशन हुआ, कि मतलब ज़मीनें खाली की गई। तो डिफोरेस्ट्रेशन से क्या है कि जो पेड़ों की कटाई की गई, है ना, उसके बाद सोइल इरोजन हुआ। अब जहाँ से पेड़ कट गए, घास नहीं है, बारिश होगी तो जो है ना कि सोइल इरोजन होगा। सोइल इरोजन तो समझते हो ना, कि मिट्टी कटनी शुरू हो जाएगी। डिप्लीशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अब जब पेड़ ही नहीं है ज़मीन में तो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। और इसी तरीके से जो मेन इम्पैक्ट थे जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है, ये तो इसने लिमिटेशन बता दी उसकी। उसके कुछ फ़ायदे भी थे कि उस टाइम पे हम फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ नहीं करते थे, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, मतलब जितनी भी दवाइयाँ थी ये हम यूज़ नहीं करते थे। बल्कि आज के टाइम पे हम क्या करते हैं, जो हमारी खेती जो है ना कि इनऑर्गेनिक हो गई। इनऑर्गेनिक का मतलब है कि वी आर यूजिंग फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, है ना, केमिकल्स वगैरह। ठीक है, वो हमारी बॉडी में डिकम्पोज होते हैं, जिसकी वजह से कैंसर और बहुत सारी बीमारियां हमें होती है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट के जो है ना कि इसके क्या बोलते हैं कि यहाँ बहुत बहुत इफेक्ट है, कि पॉजिटिव भी इफेक्ट है और नेगेटिव इफेक्ट है इन्वायरमेंट के, है ना। प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं तो उसके लिए, ठीक है। अमंग फर्टिलाइजर्स रिलेटेड प्रॉब्लम मोस्टली आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मैंने बताया था, न्यूट्रिएंट्स किससे मिलके बनते हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम से। तो जो नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है। अब बहुत बार क्या होता है कि हम खेतों में जो है ना कि इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड डालते रहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि ज़मीन को क्या चाहिए। हमें बस इतना पता होता है किसान को बहुत बार कि फसल क्यों नहीं उग रही, मतलब कम हो रही है, उसका रीज़न। तो उसके लिए सोइल टेस्टिंग होती है ना, लैब्स होती है, जैसे हमारे इससे एग्रोमोल से आगे कृषि विज्ञान केंद्र है। तो यहाँ वाटर टेस्टिंग, कि भाई जिस ज़मीन में है, तो ये किसानों के लिए यहाँ अपनी मिट्टी ले आएंगे खेत से, वो टेस्ट करके फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये वाटर जो है ना कि टेस्ट करते हैं कि क्या पानी है उसमें, क्या न्यूट्रिएंट्स और क्या सोइल है, किस चीज़ की है। तो उस हिसाब से फिर वो बताएंगे आपको डीएपी उसमें डालना है या यूरिया डालना है, या कौन सी मेडिसिन मेडिसिन बोले तो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड डालने हैं उसमें, ठीक है। लेकिन बहुत बार जो है ना कि किसान ज़्यादा फसल लेने के लिए, आपने सुने होंगे कि पोटेशियम के या सल्फर के ऐसे ही मतलब कट्टे खेत में डाल देते हैं, 1-2 साल तो प्रोडक्शन होता है उससे अच्छा, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए हमारी ज़मीन खराब हो जाती है। तो इससे सोयल पोल्यूशन, वो हम आगे बढ़ेंगे किस किस टाइप के पोल्यूशन है। इसमें दूसरा है कि नाइट्रेट पोल्यूशन। नाइट्रेट का जो पोल्यूशन है, नाइट्रेट पोल्यूशन है लीचिंग। लीचिंग समझते हो? लीचिंग होता है मिक्स होना, जब सोयल और उससे मिक्स हो जाते हैं ना, एक पेस्ट सा बन जाते हैं, उसको लीचिंग बोलते हैं।
डीप इनटू द सॉइल एंड कंटामिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। तो कई बार क्या होता है कि ये ज़्यादा ही जो नाइट्रेट का अमाउंट ज़्यादा हो जाए तो वो डीप वाटर तक चले जाता है, मतलब जो नीचे पानी है ना वहाँ तक वो पेनिट्रेट करता है, बारिश की वजह से जो पानी के थ्रू वो नीचे चला जाता है, उससे हमारा ग्राउंड वाटर कंटामिनेट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ये अलग अलग लेवल होते हैं, पीपीएम में पार्ट्स पर मिलियन है, यहाँ तो आपको ज़रूरत नहीं है, मिलीग्राम पर लीटर है, ये इस तरीके से होते हैं कि कंसनट्रेशन किससे एक्सीड होनी चाहिए, इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आते बहुत बार, एक आधा क्वेश्चन आएगा वो हम देखेंगे। उसके बाद होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। कई बार आता है कि ब्लू बेबी जो सिंड्रोम है किस की वजह से होता है, तो ये नाइट्रेट की वजह से ही होता है। ठीक है, तो जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है, ये जो डिजीज है, ये और मिथैलेग्लोबिनेमिया, ये सारे के सारे किसकी वजह से होते हैं, नाइट्रेट के पोल्यूशन की वजह से। ठीक है, उसके बाद जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया था आपको, यूट्रिफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या था, एक्सेस ऑफ क्या हो जाता है, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोर फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर लीडिंग टू द एल्गल बूम, मतलब एल्गी वगैरह हो जाते हैं, काई जो लग जाती है जिसको बोलते हैं, जो हम जिसकी हमने बात की थी। बहुत सारे पेस्टिसाइड्स भी है जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, लाइक जैसे हर्बिसाइड है, इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड और बायोसाइड्स। इन हर्बिसाइड क्या होती है, हर्बी होती है खरपतवार। जैसे अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है खेती की, तो गेहूं के खेतों में मंडूसी हो जाती है, शायद आपको नहीं पता होगा, मतलब गेहूं से अलग प्लांट होता है, भैंस के चारे मतलब पशुओं के चारे के लिए भी यूज होता है, जो वीट की फसल, तो गेहूं की फसल के साथ हर्बिसाइड्स हो जाते हैं बहुत सारे, तो उनके लिए हम हर्बिसाइड्स यूज करते हैं, हर्ब्स बोलते हैं। हर्ब्स बोले तो उनसे ही, पेड़ पौधों से ही आया हुआ वर्ड, तो हर्बिसाइड्स मतलब उसको खत्म करने की। इसी तरीके से बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं तो इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं, फंगस लग जाते हैं तो फंगिसाइड्स यूज करते हैं, और बायोसाइड होता है जो बायोलॉजिकल जो ऑर्गेनिक वो होते हैं हम वो यूज करते हैं, और कोई जो ना कि बीमारी हो तो उसमें। पेस्टिसाइड भी दो तीन तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं इनऑर्गेनिक जो मैंने बताया था, है ना, और सिंथेटिक होते हैं, सिंथेटिक बोलते हैं मैन मेड को, जो आर्टिफिशियल हम लैब में क्रिएट करते हैं। ठीक है, उसके बाद है बायोलॉजिकल, बायोपेस्टिसाइड भी होते हैं। इसी तरीके से जब हम सोलर के बारे में पढ़ेंगे, सोलर प्लेट्स जो है ना कि सिलिकॉन से भी बनते हैं, जो इन मेटलॉइड्स हैं, और सोलर प्लेट पे जो अभी वर्क बहुत कम हुआ उसमें बायो जो है ना, बायो सिलिकॉन करके, मतलब बायोलॉजी का कॉम्बिनेशन और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन करके, सॉरी मेटलॉइड्स का कॉम्बिनेशन करके उस पर काम किया जाता है। ठीक है, और इसमें हमें क्या पढ़ना है, बस यही है कि इसमें इसके इरिगेशन के टाइम पे हम करेंगे तो सैलिनिटी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब साल्ट ज़्यादा आएगा, जितने ज़्यादा हम साल्ट डालेंगे उसमें, और वो मेजर इशू होगा हमारा। ठीक है, क्रॉप के लिए। सेकंड है इम्पैक्ट ऑफ हाउसिंग रिलेटेड एंथ्रोपोजेनिक इनएक्टिविटीज़। जब हम घरों पे जो एक्टिविटी करते हैं उससे क्या दिक्कत होती है, अब जैसे घरों में अलग अलग सॉल्वेंट यूज करते हैं हम, जैसे सोप भी यूज करते हैं, फिनाइल भी डालते हैं, और बहुत सारी चीज़ें यूज करते हैं, अगर वही हम डंप करें जो ना कि सीवेज के थ्रू होते हुए किसी वाटर में जाए तो वाटर पोल्यूशन तो होगा ही होगा उससे, है ना, वही किसी फील्ड में या क्रॉप में चले जाए। इससे बहुत सारे शहरों में क्या हो रहा है कि जो जितनी भी इंडस्ट्रीज है या जो शहर का भी वेस्ट है वो सारा का सारा नदियों में डंप हो रहा है ना, उसकी वजह से जहाँ भी आगे पानी जाएगा वहाँ जो ना कि फसलों में जाएगा तो फसलें ख़राब होगी, फसलों के थ्रू ह्यूमन बींग्स में आएगा, क्योंकि उसका तो इस तरीके से चेन बनती रहती है इसकी पॉल्यूशन की। तो इसी तरीके से हाउस होल्ड में एक सिक बिल्डिंग सिंड्रोम होता है, अगर आ जाए तो सिक बिल्डिंग सिंड्रोम होता है, जैसे भी कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा हो, बहुत सारे मटेरियल पड़े हैं जो मतलब हमें अच्छे नहीं लगते उस तरीके से, तो उसको सिक बिल्डिंग सिंड्रोम कह रहे हैं। जैसे क्लींसर होते हैं और बहुत सारे मटेरियल यूज करते हैं बिल्डिंग को बनाने के लिए, मेंटेन करने के लिए। और प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक, जब भी हम प्लास्टिक का प्रोडक्शन करते हैं तो बहुत सारे ग्रीन हाउस गैस का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है ग्रीन हाउस गैसेज का, और ग्रीन हाउस गैसेज, ठीक है, तो जो ग्रीन हाउस गैसेज होती है वो जो है ना कि हमारा ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा कॉन्सेप्ट आपको। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए, दो तरीके के कंपाउंड होते हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, नॉन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। वोलेटाइल होता है जैसे हमने रख दिया तो उड़ जाएगा इवेपोरेट होके, और नॉन वोलेटाइल कंपाउंड है जो इवेपोरेट नहीं होते, जैसे रैम और रम थे हमारे। और एक आता है
इसका ना कई बार फुल फॉर्म आती है पीवीसी। पीवीसी क्या है? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका रबड़ वगैरह बनाने में यूज होता है, प्लास्टिक्स में। अगर आप थोड़ा उसमें जाएंगे साइंस में तो पीवीसी सब कुछ ये है, जो बहुत कुछ जो मटेरियल बना होता है वो पीवीसी से बना हुआ होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड जो वायर होते हैं इसके ऊपर जो ये है ना, इसमें भी पीवीसी यूज होता है ना। तो डिस्पोजल जब हम करेंगे, डिस्पोज ऑफ करेंगे पॉलीविनाइल क्लोराइड का, तो उससे भी दिक्कत होंगी, है ना। ऐसे ही मेटल्स के जब हम और निकालते हैं अर्थ से तो उसका भी इम्पैक्ट होता है। बहुत सारे मेटल ऐसे होते हैं जो कार्सिनोजेनिक होते हैं। कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है जो कैंसर क्रिएट करते हैं, है ना। आप जब मैं टर्म बोलूँ ना कार्सिनोजेनिक, तो इसका मतलब है जो कैंसर क्रिएट। तो इस तरीके से टर्मिनोलॉजी याद रखनी है आपको। पेपर में ऐसे ही आएगा कार्सिनोजेनिक, तो वहाँ कोई कंपाउंड का नाम दे देंगे, वो आगे हम पढ़ेंगे किससे क्या होता है ना, जो कैंसर। उसके बाद है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है, ठीक है। इसका तो CFC का तो हमें पता ही है, जो हमारा ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर के डिप्लीशन में मदद करती है। तो ओजोन लेयर डिप्लीट होगी जैसे ही, फॉर एग्जांपल मान लिया यहाँ से ओजोन लेयर ब्लैंक होगी, तो जो ये सन हो गया हमारा, इससे जो UV रेज आ रही है, जो हमारी UV आ रही है, वो जो है ना कि इससे अर्थ सरफेस पे आ जाएगी, है ना। अर्थ पे आएगी तो हमें जो है ना कि कैंसरस या और सारी जो स्किन डिजीज है वो हो सकती है, ठीक है। इतना आया समझ में, ठीक है। उसके बाद है इंडोर एक्टिविटी होती है। इंडोर एक्टिविटी में बहुत सारी एक्टिविटी, जैसे CO2 का इवोल्यूशन हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, शायद आपको पता हो। जैसे एक तो होता है जैसे कंबक्शन जो होता है ना, कंबक्शन समझते हो क्या है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब भी कोई चीज़ बर्न होती है ना, जिसको हम जलाते हैं, तो उसका प्रोडक्ट CO2 आता है प्लस एनर्जी, ठीक है। तो CO2 तो हमारी क्या ग्रीन हाउस गैस है जो पोल्यूशन क्रिएट करती है इन्वायरमेंट में, ठीक है। एनर्जी जो भी किसी चीज़ के लिए भी हम यूज करें, या खाना बनाने के लिए यूज करें, या किसी और जैसे थर्मल पावर प्लांट में हम जो है ना कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए जो किसी भी उसके लिए यूज करें, तो लेकिन कंबक्शन होता है किसी चीज़ का जलना। और ये 6th-7th क्लास का कॉन्सेप्ट है कि कंबक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, फोटोसिंथेसिस, दो प्रोसेस होते हैं, फोटोसिंथेसिस और कंबक्शन। फोटोसिंथेसिस तो समझ में आती है कि भाई सनलाइट आती है, सनलाइट अर्थ से जो है ना कि वाटर लेता है पेड़, और जो है ना कि CO2 जो है ना कि एटमॉस्फेयर में होती है, सनलाइट में होती है, क्लोरोप्लास्ट उसके अंदर होता है पत्ते के, तो वो अपना खाना बना लेते हैं प्लांट्स, जो ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं। लेकिन ये कंबक्शन का प्रोसेस नहीं समझ में आता कि जब भी कोई चीज़ जलेगी तो उससे CO2 इवॉल्व होगी और एनर्जी निकलेगी, है ना। लेकिन जैसे हम माइथोलॉजी, हिंदू माइथोलॉजी की तरफ जाते हैं, तो हम कहते हैं कि हवन करने से इन्वायरमेंट शुद्ध होता है। ये एक बेसिक र्यूमर है, और इवन साइंटिस्ट और बड़े बड़े जो साइंस के में हैं वो भी यही कहते हैं, हाँ हवन करा देते हैं। वो एक आर्गूमेंट होता है कि इन्वायरमेंट शुद्ध होता है। कुछ भी जलेगा इस दुनिया में कंबक्शन का कि CO2 निकलेगी और एनर्जी निकलेगी, इसके अलावा कुछ नहीं। और जो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हवन की CO2 तो है ना कि इन्वायरमेंट को अच्छा करेगी, और बाकी किसी चीज़ की उसमें क्या होती है, लकड़ी ही होती है, तो बर्न करेगी तो CO2। ये एक र्यूमर है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि पीपल के पेड़ पे बैठने से ज़्यादा ऑक्सीजन आती है ना। ये साइंटिफिक र्यूमर है जो मैं बता रहा हूँ। हो सकता है आपको इन चीज़ों का पता हो, लेकिन आप आम चर्चा के विषय है हमारी, आम बातचीत के देखोगे घरों में। और दूसरा इससे निकलता है, अगर कंप्लीट कंबक्शन नहीं होता ना, तो वहाँ निकलती है CO को बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड, डाई मतलब दो ऑक्सीजन है, और मोनोऑक्साइड का मतलब एक ऑक्सीजन है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये दो ही निकल सकते हैं। और भी गैसेज होते हैं वो, फिर पॉइजनस गैस, नाइट्रस गैस निकले, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकले, सल्फर डाइऑक्साइड निकले, कोई कंबक्शन होगा तो बहुत सारी गैसेज इवॉल्व होती है, जिससे हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूट होता है, ठीक है। ये जब निकलती है तो बहुत सारे घरों में आपने देखा होगा, जो जहाँ ठंड के इलाके, तो अंगीठी रखते हैं, है ना। कई बार आपने, अगर आपने चूल्हे पे खाना बनाया तो कई बार जो आंखों में धुआं लगता है, बिल्कुल जलने वाला धुआं लगता है, तो धुएं में क्या होता है कि कंप्लीट कंबक्शन नहीं हुआ वहाँ, तो CO2 की वजह CO रिलीज हो गई, और CO जो हमारी होती है पॉइजनस गैस होती है। तो इस CO2 तो पॉइजनस होती ही नहीं ना। CO2 तो जो है ना कि हमारे अंदर से ही बाहर निकलती है, हम रेस्पिरेशन करते हैं, तो रेस्पिरेशन में O2
और बहुत सारी गैसेज जाती है और CO2 हमारी इवोल्व होती है। तो CO2 पॉइजनस गैस नहीं होती, ठीक है, लेकिन ये ग्रीन हाउस गैस है, जो मैं आगे बताऊंगा ग्रीन हाउस का क्या मतलब है। लेकिन CO जो हमारी है कि जो अंगीठी, कई बार देखा होगा घरों में, उसने अंगीठी जिससे भी दरवाजे बंद थे उसकी डेथ हो गई। वो क्यों होती है? क्योंकि CO इरोल होते हैं, वो पॉइजनस गैस होते हैं। जैसे ही हमारे लंग्स के अंदर जाएगी, अगर आप थोड़ी सी बायोलॉजी पढ़ोगे तो हेमोग्लोबिन होता है ब्लड में, ब्लड को ऑक्सीजन चाहिए होता है, ऑक्सीजन की जगह CO2 की कैपेसिटी ज़्यादा होती है कंबाइन होने की, और वो ब्लॉकेज कर देते हैं हमारे रेस्पिरेशन और ब्लड सर्कुलेशन को अफेक्ट करते हैं, इसीलिए CO2 से जल्दी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो आगे का भी कोई पूछे तो कंबक्शन से CO2 या पॉइजनस गैस ही निकलेगी, कोई ऐसी गैस नहीं निकलती जिससे इन्वायरमेंट शुद्ध होता हो, ठीक है। तो कंबक्शन हो गया, O2 बर्निंग होती है। तो मैं जो इंडोर बता रहा था, तो इंडोर पोल्यूशन बहुत सारा इसी से होता है जो हमारे घरों में होता है। तो CO ज़्यादा रिलीज होते हैं, CO और CO2, है ना। उसके बाद फ्यूम्स और गैसेज, ये तो एयर पोल्यूशन के पार्ट है। अब होता है फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। जैसे मॉडर्न बिल्डिंग्स में बहुत सारा हम एसिड्स वगैरह यूज करते हैं, है ना, क्लीननेस के लिए, या जो भी ये लकड़ी है ये चिपकाई जाती है। मान लिया अब आजकल तो इंटीरियर सब कुछ उसका बनवा रहे हैं ना, लकड़ी का, दीवारों पे आप देखते होंगे प्लाई बोर्ड लगवा देते हैं। तो जो उसके लिए यूज होते हैं केमिकल्स, फॉर्मेल्डिहाइड वगैरह होते हैं उसमें, जो फेविकोल या जिससे भी वो पेस्ट करते हैं। तो फॉर्मेल्डिहाइड से, जो फॉर्मेल्डिहाइड को आपने लैब में तो नहीं देखा होगा, लेकिन मैंने देखा फॉर्मेल्डिहाइड की जो वेपर्स होते हैं वो आँखों में बहुत ज़्यादा लगती है ना। तो उसी से भी क्या होता है कि ये जो एडहेसिव यूज करते हैं हम प्लाई के लिए, फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन्स बोलते हैं उसको, और तम्बाकू में भी होता है ये, नेचुरल गैसेज में भी होता है, केरोसिन में भी होता है, बहुत सारी चीज़ों में फॉर्मेल्डिहाइड होता है, ठीक है। इतना है आपको समझ, बस एक बार रीडिंग देनी है आपको, आप किस साइंस में जाने की जरूरत नहीं, बस नाम याद रखना फॉर्मेल्डिहाइड कहाँ से होता है, जो एडहेसिव यूज। क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा कि जो घरों में वुड प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए एडहेसिव के लिए कौन सा मटेरियल जो है ना कि पोल्यूशन है, उसमें आएगा तो CO2 का आएगा, ठीक है। आपसे यहाँ से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे जो साइंस वाले बच्चों से पूछते हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन आ जाए, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि नाइट्रेट पोल्यूशन से क्या होता है। नाइट्रेट पोल्यूशन से कंटामिनेशन ऑफ वाटर होता है ना। इस तरीके से आपको डॉट क्रिएट करने हैं, ठीक है। नेट में एक इंपॉर्टेंट बात है, आपको एक डॉट मिला, उससे दूसरा डॉट, उससे तीसरा, उससे चौथा, ऐसे डॉट कनेक्ट करते हुए चलने हैं आपको। जब आप कॉन्सेप्ट के डॉट कनेक्ट करोगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें ईजिली आ जाएगी, है ना। फिर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ रटने की जरूरत नहीं है, बस याद रहती चली जाएंगी, है ना। नाइट्रेट पोल्यूशन है, नाइट्रेट पोल्यूशन से किताब को जितना कलरफुल कर सको ना कर दिया करो, है ना। अपना पेन जितना चलाना है वो चलाया करो, क्योंकि इसीलिए है ये बुक। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस पर पेन नहीं चलाते, है ना। पेन चलाना, पेंसिल चलाना, जितनी रंगीन कर सकते हो किताब को पढ़ते समय कर दो, साइड में नोट्स लिखो, क्योंकि जब आप सेकंड टाइम पढ़ोगे ना, आपकी साइकोलॉजी है ये वहीं जाएगी, वो आपको सबसे ज़्यादा इजीली याद हो जाएगा, है ना। मेरी बुक है नहीं तो मैं आपको दिखाता कि उसमें पेन रखने की जगह नहीं होती, है ना। उसके बाद ये यूट्रिफिकेशन वाला आ जाएगा, ठीक है। पेस्टिसाइड्स वगैरह आप देख लेना, ये जो मैंने बताया पेस्टिसाइड, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। उसके बाद है मेंजीन, भी एक सोलवेंट है, रबल, वो भी ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट है ना। एयर कंडीशनिंग में, एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट जो होते हैं, बैक्टीरिया से डिजीज होती है एयर डक्ट फिल्टर्स की, इसमें ज़्यादा नहीं आता। अब आएगा आपका इफेक्ट ओपन माइनिंग से, जो है ना कि आप इतना याद रखना, जो माइनिंग होती है, ठीक है, वहाँ से बहुत सारे केमिकल निकलते हैं, साइनाइड और मरकरी, है ना। मिथाइल मरकरी, जो ये मिथाइल मरकरी है, जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई तो मिथाइल आइसोसाइनेट, मरकरी नहीं, मिथाइल आइसोसाइनेट केमिकल था जो वहाँ से गैस रिलीज हुई थी। तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं था क्योंकि आसपास ट्रेनिंग नहीं थी। तो मिथाइल आइसोसाइनेट ऐसा केमिकल होता है, अगर किसी के पास रुमाल था और उसने वो पानी में भिगो के अगर नाक के लगा लेते ना तो गैस न्यूट्रलाइज हो जाती। लेकिन पता ही नहीं था किसी को कि भाई ये गैस है, क्योंकि शहर में ही एकदम ब्लास्ट हुआ और उस कंपनी ने कभी वहाँ जो है ना कि कैंप नहीं लगाए, ट्रेनिंग कैंप। जो आम लोग थे अगर उनको ये बता दिया जाता कि कभी भी जब ब्लास्ट हो सकता है, क्योंकि संभावना हमेशा रहती है अगर प्लांट होते हैं तो ऐसे, है ना, तो वो बता देते कि आपको गीला कपड़ा भी अगर आप कोई लगा लेते तो उस टाइम पे आप बच सकते थे। लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी हुई उस टाइम पे, ठीक है। चलो वो कहानी कुछ और है। इसी तरीके से मरकरी की है,
डिवेजिटेशन हो जाता है माइनिंग से, जहाँ से हम माइनिंग करेंगे वहाँ से मिनरल्स निकाल लेंगे, तो वेजिटेशन होता है, प्लांट्स वगैरह एनिमल्स वो वहाँ से खत्म हो जाएंगे। ठीक है, सब्सिडेंस ऑफ लैंडस्केप, जब आप पढ़ो ना तो ये पॉइंट्स जरूर पढ़ना, क्योंकि कई बार ये पॉइंट्स आ जाते हैं मल्टीपल सेलेक्टिव में, आजकल इसी तरीके के पेपर आ रहे हैं। ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन हो जाता है, सरफेस वाटर, ये तो बताने की जरूरत नहीं होगी ना, ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर कैसे कंटेमिनेट होता है। ग्राउंड वाटर में नीचे जाएगा कोई ना कोई केमिकल, या जो माइनिंग होगी, माइनिंग से, क्योंकि बहुत जो है ना कि डीप तक जो है ना कि एक्सक्रेट करते हैं ना ओर्स और मिनरल्स। तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्डिस होंगे, जो माइन वर्कर होंगे, आपने देखा होगा बहुत सारों को जो है ना कि एस्बेस्टोस, सिलोकोसिस और ब्लैक लंग्स डिजीज। एक डॉक्यूमेंट्री है, अगर कभी टाइम मिले तो देखना, रवीश कुमार का जो पेज है उस पर डाल रखे, शायद न्यूज लॉन्ड्री ने अभी बनाई थी, सिलोकोसिस से। तो जो भी पत्थर का काम करते हैं तो उनकी पीढ़ियाँ, मान लिया कि उसका पिताजी सिलोकोसिस से मरा, तो बेटा भी उसी पत्थर के लिए काम कर रहा है, तो उसकी माँ उत्तर देती है कि हम करें क्या जीने के लिए, यही काम है हमारा। तो जो माइंस में या पत्थर्स में काम करते हैं, तो जो लेबर्स होते हैं उनको जो है ना कि जो कोयले में काम करेंगे उनकी गैसेज होती है, जब कोयला एक्सक्रेट तो बहुत नीचे से होता है, तो CO गैसेज होती है, बहुत सारी गैसेज, मीथेन गैसेज होती है, जिससे डेथ हो जाती है। और ब्लैक लंग्स हो जाते हैं डिजीज, मतलब जो उनकी सांस रेस्पिरेशन में जाएगा ना। और सिलिकोसिस जो बीमारी होती है, आप लिंक शेयर कर देना, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा सिलिकोसिस क्या है ना। और एस्बेस्टोस भी माइंस वर्कर को ही होते हैं, तो आप ऐसे याद करना कि आ जाएगी माइंस वर्कर के हेल्थ हजार्ड्स क्या, तो सिलिकोसिस हो जाते हैं, लंग्स कैंसर हो जाते हैं, इस तरीके से। थोड़ा याद करने का चैप्टर है, लेकिन हो जाएगा अगर आप मेहनत करोगे तो। उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन। बहुत सारे लोगों को माना जाता है कि जो पूरी दुनिया हमारे जो पोल्यूशन होता है ना, तो 60% जो पोल्यूशन होता है टोटल, वो व्हीकल से होता है ना, ट्रांसपोर्ट से। ऑनलाइन वालों समझ में आ रहा है या नहीं? चलो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो 60% जो पोल्यूशन होता है वो ट्रांसपोर्टेशन से होता है। ट्रांसपोर्ट से क्या निकलता है? गैसेज निकलती है, जैसे पेट्रोल होता है उससे PB, कार्बन मोनोऑक्साइड, अब मैंने बताया कोई भी कंबक्शन होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस CFC, पर फ्लोरोकार्बन गैस, हैवी मेटल जैसे जिंक, कॉपर, कैडमियम, पार्टिकुलेट्स मैटर, एस डस्ट। जब हम एयर पोल्यूशन पढ़ेंगे तो तब हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ये आया समझ में? जब ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी का मतलब है कि जब कोई भी ट्रांसपोर्ट चलता है तो कंबक्शन ऑफ फ्यूल होता है। फ्यूल बोले तो डीजल या पेट्रोल होगा कंबक्शन, कोयले की ट्रेन होगी तो वहाँ कोयला कंबक्शन होगा, तो कोयले की अपनी जो गैसेज है, तो बहुत सारी जो है ना कि वहाँ CO निकलती है, CO2 निकलती है, जितनी भी गैस है, नाइट्रोजन, बेसिकली जो है ना कि नाइट्रोजन, सल्फर, इनकी गैसेज सबसे ज़्यादा निकलती है ना। तो CFC होगी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, पर फ्लोरोकार्बन होगी, PFC होगी, मेटल्स हो गए, है ना, कि जो हैवी मेटल्स है, हैवी मेटल्स को तो हम बोलेंगे कि द एक्टिविटी ऑफ ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री रिलीज सेवरल मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ गैसेज। ये मेटल क्यों लिखे हो? क्योंकि जब ट्रांसपोर्ट जो कोई व्हीकल बनता है तो वहाँ मेटल यूज होता है ना, तो मेटल का वेस्ट, जब कंबक्शन होता है तो फिर CO2 और नाइट्रोजन और सल्फर की गैसेज ये निकलती हैं। ठीक है, और क्रोम हो गया, जिंक, है ना, क्रोम का मतलब यहाँ क्रोमियम है, गूगल क्रोम वाला क्रोम नहीं है ये, है ना। तो ये क्रोमियम होता है, कॉपर है, कैडमियम है ना। कॉपर तो समझते होंगे ना, तांबा, जिससे सारी वायरिंग बनती है हमारी। ठीक है, पर्टिकुलेट मैटर है, PM, जैसे कई बार आता है PM 2.5। आपने कभी MD यूनिवर्सिटी गेट नंबर 2 पे ऊपर देखा है, एक LED लगी हुई है, PM 10, तो ये इनका वो दिखाता है कितनी रेंज है। AQI जो होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसके बारे में पढ़ेंगे, AQI कितना है रोहतक का, तो उसमें बहुत सारी गैसेज होती है, वो आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो AQI और जो ये होता है पर्टिकुलेट्स मैटर होता है, पर्टिकुलेट्स मैटर होता है, पर्टिकुलेट्स मतलब पार्टिकल्स, मैटर मतलब कोई भी पदार्थ हो गया, तो जो धूल के कण होते हैं ना एटमोसफेयर में हमारे बहुत सारे, वो पर्टिकुलेट मैटर होते हैं। तो PM 2.5 का है, माइक्रोमीटर तक होते हैं, मैं आगे बताऊंगा इसकी। और 10 मतलब इतने छोटे हम सांस लेंगे तो अंदर चले जाएंगे हमारे, है ना, हमें
दैट कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज, मतलब हम ऐसे देखेंगे तो नहीं दिखेंगे, माइक्रोस्कोप में जाके देखेंगे तो हमें दिखेंगे। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन से ये होता है ना। आ जाए तो कुछ भी आ जाए, ट्रांसपोर्टेशन में सब लगा देना टिक, है ना, मरकरी को छोड़कर, क्योंकि यहाँ मरकरी नहीं है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है डिप्लीट स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन में, जब मैंने बताया था, तो जो नाइट्रस ऑक्साइड है जो ट्रांसपोर्ट से निकलती है उससे ओजोन डिप्लीट होती है ना। इसकी कोई केमिकल रिएक्शन होती है उसकी आपको जरूरत नहीं है, कैसे नाइट्रोजन ओजोन के साथ रिएक्ट करती है, यानी कि ओजोन O3 से वो O2 में और प्लस O में ब्रेक हो जाती है, तो जिससे हमारा होल हो जाता है ओजोन लेयर में। ठीक है, तो O3 लेयर जो है ना कि जिससे यूवी रेज आएंगी, हमें इन्फेक्शन वगैरह, स्किन कैंसर वगैरह होगा। तो पूछ ले कि ओजोन का जो ट्रांसपोर्टेशन से ओजोन लेयर डिप्लीट होती है, हाँ होती है, क्योंकि जो उसमें नाइट्रस ऑक्साइड होती है वो जो है ना कि ओजोन के साथ रिएक्ट करती है ना, और बहुत सारे एसिड भी होते हैं, आगे मैं बताऊंगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन पार्टिसिपेट इन ग्रीन हाउस गैसेज, है ना। नाइट्रस ऑक्साइड विल पार्टिसिपेट इन डिप्लीटिंग ओजोन लेयर, CO, CO2 और CH4 are the greenhouse gases that will cause the global warming and that will responsible for climate change। वो हम इंटरेस्टिंग टॉपिक आगे पढ़ेंगे, जब 11 बज जाए मुझे बता देना, आज मुझे काम है डिपार्टमेंट में। ठीक है, कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अजीब लग रहा है ना ये, क्या डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड आ रहा है ना। बस इतना याद रखना, सल्फर, नाइट्रोजन और कार्बन की इनकी ऑक्साइड्स होती है जो पोल्यूशन करती है ना। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, तो बाकी क्वेश्चन अलग अलग जगह से आएंगे, मैं लास्ट में बता दूंगा कहाँ से क्वेश्चन आते हैं चैप्टर में। ठीक है, उसके बाद है, समझ तो आ रहा ना जितना पढ़ रहे हैं, पहले से नहीं बताओ, लेकिन बताने के बाद समझ में आ रहा तो आप पढ़ोगे ना, इसलिए मैं कहता हूँ आज घर जाके पढ़ो ताकि आपको चीज़ें याद हो जाए। ठीक है, इस पर इन्वायरमेंटल इश्यू क्या है उसको हम पढ़ेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। यही है कि एनोटेशन, ये इसका कलर चेंज करना हो तो कहाँ से होएगा, तो पेन का है। कहाँ से, इससे क्या करूँ, इस पे डिसलेक्ट कहाँ से, अच्छा ये कर दूँ, ओके अब तो बहुत इंटेलिजेंट हो। ये आएगा कैसे, अब इसको बैक कर दूँ, हाँ यार, फिर आया क्यों नहीं, स्मूथ पेन हाईलाइटर, अरे कोई नहीं, तब तक आपका टाइम चले जाएगा, कहेंगे सर टाइम पास कर रहे हैं, है ना। ठीक है, आप मुझे पहले ये बताओ, तब तक मैं आपसे पूछूँ, आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट का पता है क्या होता है, बताओ क्या होता है ग्रीन, बुक में नहीं देख ना, अब मैं तो देख भी नहीं रहा किसने बोल रहा है, आप बताओ ग्रीन हाउस बोला किसने, अरे गलत भी बता दो। हमारे एक टीचर थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, नितिन कोहली उनका नाम था, केमिस्ट्री में बहुत शानदार प्रोफेसर थे। तो बताते थे जिस दिन मैं कॉलेज में आया ना, मुझे बोर्ड पे लिखाना भी नहीं आ रहा था, लेकिन जिस दिन वो रिटायर होके गए तो उस दिन उनसे अच्छा कोई प्रोफेसर नहीं था हमारे कॉलेज में, है ना। तो KMC में केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। ठीक है, तो आप उनका मैं एक बार लैब में काम कर रहा था,
तो जब आप गलती करते हैं तो आपको टीचर क्या कहते हैं? बताओ क्या कहते हैं? तो हमारे प्रैक्टिकल होते थे केमिस्ट्री में लैब में, तो रीडिंग्स लेनी होती थी उनकी, है ना। तो जब रीडिंग्स लेते थे ना, तो जैसे हमें पता चल जाता था कि इसकी क्या रीडिंग आएगी, वही रिजल्ट आएगा जिस कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बना होता था। तो मैं एक्सपेरिमेंट करके ले गया और मैंने आंसर लिख दिया वहाँ जाके। मैं सर 10 रीडिंग आई मेरी, तो 3 बार मैंने ऑब्जर्वेशन ली। तो टीचर मुझे पता क्या बोल रहे, ये आप एग्जैक्ट क्यों लेके आओ, गलती करके लेके आओ, पहले आओ तो पहले गलत करो। हाँ सर ऐसा क्यों? बोला कि जब तुम गलती नहीं करोगे तो समझ में कैसे आएगा, ये रीडिंग आ ही नहीं सकती, ठीक है, आप गलत करके लेके आओ। तो उस दिन हमें पता चला हाँ भाई कुछ चीज़ें, कुछ टीचर ऐसे भी होते हैं जो खुद कहते हैं आप गलत करके लेके आओ। तो हम उस टाइम पे जब गलत करके ले जाते थे ना, फिर वो समझाते थे कि गलती करना कितना ज़रूरी होता है। तो आप क्वेश्चन जो भी हो, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बताओ। अब तो बता दो, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बता दो। ग्लोबल वार्मिंग से ठंड हो रही है, वेरी नाइस। चलो पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट समझते क्या होता है। आपने ग्रीन हाउस तो देखे होंगे ना, पॉली हाउसेज जो होते हैं, जो उसके बने होते हैं, जो पॉली हाउसेज होते हैं, जो कई बार खेतों में देखे होंगे आपने, प्लास्टिक के जो घर या शीशे के घर बने होते हैं, देखे हैं? देखा करो घर, ऐसे कैसे काम चलेगा। ठीक है, तो खेतों में क्या होता है कि जो पॉली हाउसेज बना दिए जाते हैं वो फाइबर्स के या ग्लास के घर होते हैं, है ना। तो ऐसे क्या जरूरत है, खाम का खर्चा कर रहे हैं, है ना। अब पता चलेगा हमें क्यों जरूरी है। ये हमारा सन है, सभी को पता होगा, ठीक है, नहीं है तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ऑनलाइन वाले ध्यान से सुनना, दिख रहा है ये? ध्यान से सुनना, क्या पता इस सदी में कोई बताए ना ये कॉन्सेप्ट क्या है ना। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमारी रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। साइंस इसीलिए इंटरेस्टिंग होती है, वो हमारे जो फिनोमिना होते हैं नेचुरल, उसका आंसर देती है हमें। तो आपने कभी सोचा इस यहाँ गर्मी क्यों होती है, यहाँ पेड़ क्यों है, हमारा जीवन क्यों है? कभी सोचा है मंगल ग्रह पे क्यों नहीं, हम चांद पे क्यों नहीं, हमारा प्लाट है ना, इस अर्थ पे ही क्यों है, यहीं क्यों जीवन संभव है? ठीक है, उसमें एक चीज अलग है, हमने क्या पढ़ा था, एटमॉस्फेयर पढ़ा था अपना, एटमॉस्फेयर पढ़ा था ना। तो एटमॉस्फेयर क्या होता है, जो हमारी बहुत सारी क्या होती है, गैसेज होती है उसमें, है ना। गैसेज क्या होती है हमारी, CO2, CH4, नाइट्रोजन, है ना, और ऑक्सीजन O2, ओजोन भी होती है समवट, लेकिन तुम कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ ओजोन तो मत पढ़ो, ठीक है, बाद में बताऊंगा। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CO भी होती है ना, बहुत सारी CO भी होती है, नाइट्रोजन की, सल्फर की, है ना। इनकी बहुत सारी गैसेज होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, जो हमारा एटमॉस्फेयर बनाती है ना। तो सन क्या करता है कि सन से लाइट आई 100%, तो सरफेस पे टकराई, सरफेस पे टकरा के तो कितने % लाइट वापस जाती है, एनी गैस? बताओ जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं है। 10, 67% जो गैसेज है वो टकरा के रिबाउंस बैक हो जाती है ना, ठीक है। और हमारी 33% जो हमारी हीट है तो उसी से बनती है, ठीक है। जो सनलाइट यहीं एब्जॉर्ब हो जाती है, एब्जॉर्ब कहाँ होती है, एब्जॉर्ब होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, जो ये गैसेज है ना, CO2 हो गई, O2 हो गई, वाटर वेपर हो गई, H2O हो गए, है ना। जो भी हमारी ये ड्रॉपलेट्स है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड होगी, तो ये हमारी क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज, ठीक है, ठीक है। ये ग्रीन हाउस गैसेज क्या करती है कि तो जो हीट होती है, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है ना। हीट एनर्जी को ग्रीन हाउस गैस क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, और इसी प्रोसेस को ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। कि सनलाइट से कुछ हीट आई और वो कुछ तो उसमें से टकरा के वापस चली गई, और कुछ हमारी जो है ना कि हीट यहाँ एब्जॉर्ब हो गई एटमॉस्फेयर में, और वो एब्जॉर्ब किसने की, गैसेज ने, जो हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेज, और वो गैसेज कौन सी है, ग्रीन हाउस गैसेज।
इसीलिए जब ग्रीन हाउस गैस, इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। कभी आप गाड़ी में बैठे होंगे, गर्मियों में बैठे हो, तो गर्मियों में जब धूप में खड़ी होती है गाड़ी तो उसके अंदर कितनी गर्मी होती है। वो कभी सोचा हो गर्मी अंदर ही क्यों इतनी ज्यादा, बाहर क्यों नहीं? क्योंकि जो शीशे लगे हुए होते हैं, शीशे का जो ग्लासेस होते हैं, ग्लासेस का एक फिनोमिना होता है, उससे सनलाइट अंदर जाएगी तो हीट जो है ना कि वो अंदर ही रहेगी, वो बाहर नहीं आती हीट, है ना। तो उसमें हीट क्या हो जाती है, कंज्यूम हो जाती है उसमें, एक तरीके से हम स्टोर बोल सकते हैं। इसीलिए जो खेतों में जो ग्रीन हाउस होते हैं, जितने भी खेतों में हम इस तरीके से, ओ वेरी बैड एक्सपीरियंस, कहाँ गया? ये यार ये जा क्यों रहा है? हाँ वेरी नाइस। तो ये क्या होता है ऐसे, ये चल क्यों नहीं रहा? ठीक है, ऐसे आपने देखे होंगे बहुत सारे जो है ना कि हमारे खेतों में इस तरीके से वो बने होते हैं पॉली हाउसेज। ठीक है, ये तो मैंने झोपड़ी बना दी। ठीक है, तो इस तरीके के पॉली हाउसेज होते हैं, वो शीशे के बने हुए होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी फसल हमारी ऐसी होती है जो ठंड में नहीं हो सकती, या हिलीज एरिया पे आपने देखा होगा इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो किसी भी फसल को होने के लिए गर्मी चाहिए, है ना, तो उसके लिए हम पॉली हाउसेज लगाते हैं। और उसमें ग्रीन हाउस इसीलिए बोलते हैं उनको क्योंकि वो ग्रीन हाउस इफेक्ट पे वर्क करता है। तो जैसे ही हीट आएगी उसमें अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी, जो हमारी फसल है वो हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से हमारा अर्थ है का सरफेस एटमोसफेयर है, उसमें ग्रीन हाउस गैसेज हीट आती है, हमारे एब्जॉर्ब हो जाती है। लेट अस कंसीडर कि इस अर्थ पे एटमोसफेयर ही नहीं है। कंसीडर करो भाई एटमोसफेयर ही नहीं। आपको पता है गैसेज कहाँ तक है? ट्रोपोस्फेयर तक, स्ट्रेटोस्फेयर तक, मीजोस्फेयर, और मीजोस्फेयर में नहीं है ना गैसेज। तो मीजोस्फेयर का टेम्परेचर याद करो कितना होता है, अब करो, याद करो। तो पहले में क्या जाता है, -80 तक जाता है, फिर इंक्रीज करके 0 तक जाता है, और फिर -100 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। तो -100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। इसका मतलब है कि वहाँ क्या हो रही है, हीट एब्जॉर्ब नहीं हो रही। तो इसीलिए अर्थ पे इसीलिए जीवन संभव है, यहाँ हीट एब्जॉर्ब हो जाती है। कंसीडर करो कि एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो यहाँ इतनी ठंड पड़ेगी ना, ही तो यहाँ आदमी होंगे, ना ही पेड़ होंगे, ना प्लांट होंगे, ना फ्लोरा होगा, ना फ्यूना होगा, कुछ भी नहीं होगा, और यहाँ रहने लायक नहीं होता। इसी तरीके से जो बाकी ये प्लैनेट्स है अर्थ से इसीलिए अलग अलग है क्योंकि वहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है जहाँ सारे वेदर अक्कर होते हों, या जो गैस हीट एब्जॉर्ब होती है। तो किसी भी चीज़ के लिए हीट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ से एटमॉस्फेयर चला जाए तो हीट बहुत ज़्यादा हो जाए। अब याद करना कि मैंने कहा था कि नेचर बैलेंस पे काम करती है। ज़्यादा हीट हो जाएगी तो भी दिक्कत है, कम हीट होगी तो भी दिक्कत है, कम होगी तो यहाँ प्लांट्स वगैरह जीवन हमारा नहीं चलेगा। ठीक है, ज़्यादा ठंड में हमारा ब्लड क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। तो दो तरीके के मैमल्स होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स एंड हॉट ब्लडेड एलिमेंट्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये ग्लोबल ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट एक नेचुरल इफेक्ट है कि सनलाइट से, सन से जो है ना कि सनलाइट आएगी, वहाँ से जो है ना कि 67% के अप्रोक्स रिबाउंस बैक कर जाएगी। इसको अर्थ हीट रेडिएशन कॉन्सेप्ट बोलते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम इसको। तो टकरा के वापस चली जाएगी, जितनी भी गैसेज है उसके अमाउंट में यहाँ है ना कि हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, और उसी हीट से जो है ना कि पूरा लिविंग थिंग्स जो है ना कि पूरा लिविंग सिस्टम जो बायोस्फीयर है हमारा वर्क करता है ना। और जब हम खेतों में इसको लगाते हैं तो ग्रीन हाउस, पॉली हाउस बोलते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट आया समझ में, है ना। और जो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है। और मैंने ये क्या कर दिया है, CO2। अब हम जो है ना कि बहुत ही आदमी जो है ना कि जो इंसान है बहुत ही लालची प्रवृत्ति का आदमी है, वो अपने लिए कुछ भी करता रहता है, वो पोल्यूशन करता रहता है। तो CO2 की अमाउंट क्या हो रही है हमारी एनवायरमेंट में, बढ़ रही है। और जैसे जैसे हमारी CO2 की अमाउंट बढ़ेगी तो हमारा क्या होगा, CO2 क्या, हमारी ग्रीन हाउस गैस। और जो ग्रीन हाउस गैस है वो क्या करेगी, हमारी हीट एब्जॉर्ब करेगी। ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी तो हमारा ग्लोब क्या होगा, वो ग्लोब बोले तो अर्थ पूरा, तो क्या होगा, वार्म। और उसी कॉन्सेप्ट से ग्लोबल वार्मिंग आया वर्ड, और वही रिस्पॉन्सिबल है क्लाइमेट चेंज का। क्लाइमेट चेंज हीट से ही हो रहा है, जितना भी है सारी की सारी पॉलिटिकल इकोनॉमी दुनिया की इस पे टिकी हुई है कि हमें CO2 कम करनी है। यही होता है ना, जितनी भी अर्थ समिट होती है, कोप जो है ना कि 1992 में अर्थ समिट हुई, उसके बाद जो है ना कि क्योटो प्रोटोकॉल आया 1997 में,
2000 में जो है ना कि हमने मिलीनियम डेवलपमेंट गोल डेवलप किए, उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल किए, और हम सोलर पे जा रहे हैं। कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, यूएनएफसीसी, पूरी की पूरी जो है ना कि इन्वायरमेंट साइंस जो ग्लोबल वार्मिंग है इस कॉन्सेप्ट पे टिकी हुआ है कि हमें CO2 कैसे ना कैसे कम करनी है। अगर ये CO2 ज़्यादा हो गई तो हमारे ग्लेशियर मेल्ट हो जाएंगे, और जैसे जैसे ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो हमारी अर्थ के जो ओशियंस के अराउंड जो हमारे आइसलैंड है या जो है वो इससे क्या हो जाएंगे, एक दिन डूब जाएंगे। मुझे नाम याद नहीं है, एक देश के प्रेसिडेंट थे 2000 लास्ट ईयर जब सबमिट हुई तो उसमें रोने लगे थे ब्लंटली, क्योंकि उनका जो देश है वो आइलैंड पे वो पूरा का पूरा डूब जाएगा एक टाइम के बाद, एक कुछ सालों में। तो ये कह रहा था कि आप इन्वायरमेंट पे फोकस करो। तो दुनिया की बहुत सारी सरकारें इस पे फोकस नहीं करती है। दे आर जो है ना कि वो उसको एक्सप्लॉइट द इन्वायरमेंट, एक्सप्लॉय द रिसोर्सेज। तो नेचर को किसी की चिंता नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग हो तो हो, हमें तो अपनी चीज़ें डेवलप करनी है। ठीक है। कनाडा जैसी कंट्री में बहुत ठंड होती है, वहाँ AC का कॉन्सेप्ट नहीं होता, लेकिन आपने लॉकडाउन में देखा होगा तो वहाँ गर्मी से बहुत ज़्यादा लोग मरे हैं पिछली बार, क्योंकि उनके घरों में AC ही नहीं थी। उनको पता ही नहीं था इतनी गर्मी हो सकती है। तो वहाँ 43 या 42 के आसपास इस रेंज में टेम्परेचर हुआ था, 40 से 50 के बीच में। तो बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी एक दिन में वहाँ। तो ग्लोबल वार्मिंग का इतना इफेक्ट है। ठीक है, अब आप थोड़े से डरने वाले हो, ये कॉन्सेप्ट आया आपको समझ में? ठीक है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज सारा इसी पे बेसिस है हमारी गैसेज पे। ठीक है, और ग्रीन हाउस गैसेज वो है जो ग्रीन हाउस गैसेज उनको बोलते हैं जो हीट एब्जॉर्ब करेगी हमारे। देखो वहाँ वार्मिंग भी जरूरी है लेकिन एक स्पेसिफिक लेवल तक। जैसे ही हम इन गैसेज की अमाउंट बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे हमारा ग्लोब जो है ना कि वार्म होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये माना गया पिछली 2 सदी में राइज ऑफ टेम्परेचर हमारा 2 डिग्री सेल्सियस तक हुआ है, और अगर वो 2 डिग्री और हो गया तो 2050 में यहाँ कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, लेकिन उसको राइज करना है, जो इंडस्ट्रियल लेवल तक का टेम्परेचर था वहाँ तक हमें जाना है। ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे कौन कितना अचीव कर रहा है। ये कॉन्सेप्ट आया समझ में? ये नहीं आया हो तो बताओ, इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। है ना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट? हमारी अर्थ है, यहाँ एटमॉस्फेयर है, यहाँ गैसेज है, सनलाइट आती है वो एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, अब बताओ अर्थ घूम रही है, सन रिवॉल्व्स अराउंड द सन घूमता है, पृथ्वी घूमती है सूर्य के चारों तरफ। पृथ्वी घूमती है, हमें तो सन दिखता है। ठीक है, ये इसको कर दूं मैं बैक। ठीक है, अब इस पे आ जाओ आप। इन्वायरमेंटल इशू क्या है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वगैरह ये हम पढ़ेंगे। अब आप इस पे आओ। ग्लोबल वार्मिंग आ गया समझ में आपको? ऑनलाइन वालों दिख रहा है क्या आपको? नहीं तो है। अब सर अब भी ब्लर है। कोई नहीं, 1-2 मिनट दो, ठीक हो जाएगा। एक बार दिखाई दे रहा है फिर से ब्लर हो रहा है सर, ऐसे हो रहा है। क्या कर लो? नहीं नहीं, ये इससे हो रहा है, कैमरे से पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। आप वेट करो, 1-2 मिनट में हो जाएगा ये। ओके सर। क्या हो गया? आई एम नॉट सो मच टेक्निकल फ्रेंडली। पता नहीं है क्या हो गया कैमरे को, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है। अरे नहीं, ये कई बार है ना। आप वेट करो तब तक, सुनो। ओके सर। बुक में खोल लो ये पेज। तो ये ग्लोबल वार्मिंग का है कि उसके अल्टीमेट इफेक्ट क्या है। अल्टीमेट इम्पैक्ट ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी होती है जो ह्यूमन एक्टिविटी होती है, मैन मेड एक्टिविटी होती है। ठीक है, अब दिख रहा है ना?
फिर फिर चला गया। सर को बोलना अगर सर होते यहाँ। 10 मिनट का और चैप्टर है। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग का जो अल्टीमेट इफेक्ट है, और जब भी मैं ग्लोबल वार्मिंग बोलूँ आपको, तो आपके माइंड में वो पिक्चर आनी चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या, कि हमारा ग्लोब है ना कि वार्म हो रहा है। वार्म किस वजह से हो रहा है? हमारी जो एक्टिविटी है उनकी वजह से, जो गैसेज बढ़ी है, CO2 वगैरह, ग्रीन हाउस गैसेज, उसकी वजह से। सर ये ब्लर हो के बार बार ठीक हो रहा है, ब्लर हो रहा है। अच्छा, तो इससे अच्छा फार नियर फार फोकस। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, तो जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी अल्टीमेट इम्पैक्ट क्या है? अब देखो, हम बात करेंगे, हम किसी भी उससे हाईवे से चल सकते हैं, नेशनल हाईवे पकड़ना है हमें, तो ये हो गया जैसे शिफ्टिंग ऑफ क्लाइमेट पैटर्न चेंज द विंड डायरेक्शन पैटर्न। तो जैसे ग्लोबल वार्म होगा तो हमारे जो है ना कि क्लाइमेटिक पैटर्न भी चेंज हो जाएगा। हवा जो होती है वो डायरेक्शन का भी पता नहीं चलेगा, किस टाइम पे आ रहा है, किधर से आ रही है, कैसे आ रही है ना। उससे क्या होगा? मोर क्लैश ऑफ वार्म एंड कोल्ड एयर। जो जैसे ही मोर कोल्ड और वार्म एयर टकराती है तो तूफान वगैरह आते हैं। ठीक है, तो उसमें लिखा हुआ है टोर्नाडोइड्स, हुरिकेन, स्टॉर्म्स विल इंक्रीज द इंटेंसिटी एंड डैमेज। और जैसे ही वे आएंगे तो हमारी जो है ना कि जो संपत्ति है, चलाचल जितनी भी संपत्ति है, सबको नुकसान होगा। ठीक है, रिटेंशन ऑफ मोर हीट इन एटमोसफेयर रिजल्टिंग इन मोर विंड्स। और जैसे जैसे ज़्यादा विंड होगी, वो हीट होगी एटमोसफेयर में, इट मीन्स कि ज़्यादा पोल्यूशन होगा, ग्रीन हाउस गैसेज होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा हीट होगी, तो जो है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा यही एक्टिविटी होंगी। ठीक है, उसके बाद है टू सेवरे कोल्ड रीजन सच एज आर्कटिक ओशियंस एरिया वार्म अप बिकम्स मोर हैबिटेबल। ये थोड़ा सा पॉजिटिव कह सकते हैं हम, कि जो बहुत कोल्ड एरिया वहाँ थोड़ा वार्म हो जाएगा, तो वहाँ हैबिटेट आ जाएगा, लाइफ आ जाएगी। लेकिन वो एरिया कितना है, वहाँ जाना कितना पॉसिबल है, ये सोचने का विषय है। फिर पता चलेगा कि दुनिया में जिसके पास 1% संपत्ति है, उन्होंने तो वहाँ प्लाट ले लिया, हम जो है ना कि यहाँ इस दुनिया में रह गए, है ना। तो ऐसा ही होगा, जिसके पास प्राइवेट जेट प्लेन है वो वहाँ चले जाएंगे, यहाँ जो है ना कि सत्यानाश करके इस अर्थ का। ठीक है, ज़्यादा व्हीकल्स उन्हीं पे है, ज़्यादा एसीज उनके घरों में है। तो ये मानते हैं ना कि पुअर पीपल्स तो नेचर को बनाता है, वो ख़राब थोड़ा ना करता है। तो जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बंगले हैं, शहरों की जो हमारा कंस्ट्रक्शन है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ठीक है, उस तरीके से। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसीलिए बोलते हैं कि ग्रीन इकोनॉमी एक कॉन्सेप्ट है। आगे पढ़ोगे, ग्रीन इकोनॉमी का मतलब आप इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए जो है ना कि अपना डेवलपमेंट करोगे। जरूरी नहीं है कि आप कोयला यूज करो आज के टाइम पे, आप जो है ना कि सनलाइट, आप सोलर लाइट से प्रोडक्शन करो लाइट का, है ना। तो अल्टरनेट, आप डीजल की गाड़ी मत चलाओ, ये गाड़ी आ रही है वो चलाओ। ठीक है, आप सोलर पे जाओ, आप विंड एनर्जी पे जाओ, वो हम आगे पढ़ेंगे। मोर वार्म वाटर सर्कुलेशन टू रिजल्ट इन द मोर रेन्स। तो ज़्यादा से ज़्यादा वार्म होगा तो बारिशें भी ज़्यादा होंगी। तो मैं एक रिसर्च आर्टिकल पढ़ रहा था, शायद 1 साल हुआ है, तो 2050 तक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इंडिया में ये प्रेडिक्शन है कि बहुत ज़्यादा बारिशें होंगी, है ना। मतलब इतनी बारिशें होंगी, यहाँ कहीं फ्लड आएगा। आप देखते होंगे कभी बिहार में, बिहार तो ऐसा राज्य है, बिहार हुआ, केरला हुआ, पीछे चेन्नई हुआ। चेन्नई में 4 साल पहले इतना पानी का संकट था कि वहाँ पीने तक पानी नहीं था, लेकिन कोविड की वजह से थोड़ा इन्वायरमेंट चेंज हुआ तो वहाँ चीज़ें चेंज और फिर वहाँ बाढ़ भी आई, जो है ना कि उस जैसे एरिया में। ठीक है, तो किस तरीके से ड्रास्टिक चेंज होता है। उत्तराखंड का मैंने एग्जाम्पल दिया था कि है ना, वो जो है ना कि शिव जी की इच्छा नहीं थी, हमारी जो एक्टिविटी थी ना उसी की वजह से। भाई सॉन्ग बने हरियाणा में इसी तरीके से पूरी उसमें कि भैया क्यों हुआ, वो बोला कि शिव जी को गुस्सा आ गया। मतलब तुम कुछ भी करते रहो, है ना, और ब्लेम जो है ना कि भगवान पे डाल दो। ठीक है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर होंगे, ग्लेशियर्स मेल्ट करेंगे तो सी लेवल हाई होगा, और सी लेवल अप होगा तो जो लो रीजन के अर्थ में, इंडिया, इंडोनेशिया, फ्लोरिडा, USA, बेल्जियम जैसी कंट्री में ज़्यादा बारिशें होंगी, वो एक दिन डूब जाएंगे। इंटेंसिटी ऑफ द फ्लैश फ्लड विल इंक्रीज, हाई टेम्परेचर रीजन, लॉस ऑफ सोइल, मॉइस्चर चली जाएगी, ज़्यादा गर्मी होगी तो में डिक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। एग्रीकल्चर ही नहीं रहेगा तो खाएंगे पिएंगे क्या हम, है ना। तो ये आप चार्ट देख लेना, एक चार्ट ये है। अब दिख रहा है आपको ऑनलाइन जितने भी जुड़े हुए हैं हमसे, जितने भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, सभी को दिख रहा है।
ठीक है। तो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से यही है कि इम्पैक्ट इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा, तो जो एवरेज टेम्परेचर होगा एक्सपेक्टेड राइज होगा 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक इस सेंचुरी में। ये अजम्पशंस है, अगर ऐसे ही चलते रहे हम तो बिना रुके, तो उससे क्या होगा, इम्पैक्ट क्या होगा, फूड की इनसिक्योरिटी होगी। फूड की इनसिक्योरिटी से क्या होगा, क्या बोलते हैं कि मॉनसून जो है ना कि इरेटिक मॉनसून हो गए, क्रॉप की यील्ड डिक्रीज करेगी, है ना। 63 मिलियन सिटीजन्स में नॉट बी एबल टू मोस्ट ऑफ देयर डेली नीड्स, के उनको खाना नहीं मिलेगा। एक्सट्रीम वेदर इवेंट हो गए। इंडिया कैन एक्सपेक्ट बाय 2030 इंडिया इज द एक्सपेक्ट सेवरेज ड्रोट कंडीशन, मतलब सूखे भी पड़ेंगे, है ना। इट कुड लेसन ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ द फ्लड वाटर। हम ये सोचते हैं कि ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो सूखा ही पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। गर्मी पड़ेगी तो बारिशें भी दबा के होंगी, है ना। वेदर बहुत सारा चेंज होगा तो कहीं पे बाढ़ आएगी, कहीं पे सूखा पड़ेगा, क्रॉप के पैटर्न चेंज हो जाएंगे, फसलें नहीं होंगी तो खाएंगे पिएंगे क्या। ठीक है। तो ये माना जा रहा है कि इंडिया में लूज द $7 बिलियन इन एग्रीकल्चर सेक्टर इन द ईयर 2030 तक। तो जो इतना प्रोडक्शन हो रहा है हमारा वो 2030 तक भी हुआ तो हम $7 बिलियन जो है ना कि लॉस कर देंगे। फसलें कहाँ हो रही है आजकल, बहुत कम खेतों में अनाज हो रहा है ड्यू टू फर्टिलाइजर एंड इंसेक्टिसाइड। हमें बताया ग्रीन जो रिवोल्यूशन हुई, हरित क्रांति बोला। हरित क्रांति क्या थी, खादी तो आए थे उस टाइम पे, फर्टिलाइजर। सेकेंड वर्ल्ड वार, एक कहावत है कि ये माना जाता है कि यूरोप में सेकेंड वर्ल्ड वार होया। वर्ल्ड वार में क्या यूज होते हैं बम, तो वो किससे बनते हैं, अमोनिया से, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस से। जब उनके पास युद्ध खत्म हो गया, अमोनिया और फॉस्फोरस बच गया, तो उन्होंने फर्टिलाइजर इंडस्ट्री खोल दी और वैसी से बनते हैं। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री खोल के जो है ना कि जो डेवलपिंग नेशंस है हमारी जैसी कंट्री, हमारा जो है ना कि फर्टिलाइजर भेज दे, खेती में करो भाई इस्तेमाल, है ना। तो आप थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ा रहे हो, थोड़ी पॉलिटिक्स के बिना कुछ नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस ही हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। वो बहुत ही अनएजुकेटेड पीपल है जो ये कहते हैं कि तुम्हें राजनीति से क्या लेना देना, हमें पॉलिटिक्स से क्या करना। लेकिन पॉलिटिक्स तो तुम्हारे जो है ना कि घर के आटे से लेके मोबाइल के डाटा तक पॉलिटिक्स होती है, कितनी कहाँ यूज होगी, है ना। उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। एक्सट्रीम हीट होगी जिससे हमारा टेम्परेचर राइज होगा 48 डिग्री सेल्सियस तक माना जा रहा है। सी लेवल राइज होंगे। मुंबई कुड हैव द मिलियंस ऑफ द लाइफ, तो मुंबई जैसे एरिया क्या हो जाएंगे, ये माना 2070 तक फिल्म इंडस्ट्री गायब मुंबई से, नोएडा शिफ्ट हो जाएगी, कहीं ना कहीं तो शिफ्ट होगी। लेकिन आप देखो कि इन्वायरमेंट पे बहुत कम ध्यान दे रहे हैं हम। एनर्जी जो है ना कि डिमांड बढ़ जाएगी, ज़्यादा गर्मी होगी तो ज़्यादा लाइट चाहिएगी, एसी वगैरह हो जाएंगे, सप्लाई जो है ना कि रिड्यूस हो जाएगी, पब्लिक हेल्थ दिक्कत होगी, ज़्यादा पानी होगा तो मलेरिया, डेंगू और कोलेरा ये डिजीज़ हो जाएंगी। ठीक है। और 1.8% ऑफ जीडीपी बाय 2050, ये आप पढ़ लेना। ठीक है। ये है ग्लोबल इशू। अच्छा ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आता है कि लोकल इशू क्या है, रीजनल इशू क्या है और ग्लोबल इशू क्या है। मैच द फॉलोइंग में भी आया था, मल्टीपल सिलेक्टिव में भी क्वेश्चन। तो लोकल इशू होते हैं हमारे, जैसे वाटर का इशू हो गया, पानी की शॉर्टेज होगी, सोइल इरोजन हो गया, लोकल फॉरेस्ट के डिफरेंट पोल्यूशन लेवल हो गए किसी सिटी के, लैंडस्लाइड्स होगी, तो ये हमारे आएंगे लोकल इशू में। और रीजनल इशू में क्या आएगा, डेजर्टिफिकेशन हो गया, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, मृदा अपरदन हो गया, सोइल इरोजन। तो सोइल इरोजन दोनों में आता है। ठीक है। तो इसमें आप लगा देना। उसके बाद है राइज ऑफ सी लेवल। ठीक है। तो इसी में रीजनल इसी में जो है ना कि सी लेवल, डिफोरेस्टेशन। ठीक है। और ग्लोबल इशू में क्या आता है, ग्लोबल इशू है क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, और ग्लोबल वार्मिंग जो है ना कि क्लाइमेट चेंज का रीजन है, जिसको जलवायु परिवर्तन बोलते हैं हिंदी में। जिस पे जितने भी समिट होते हैं वो हमेशा इसी को लेकर होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग में। ठीक है। तो पोलर आइस कैप्स, कोस्टल एरिया, फ्लड, नेचुरल डिजास्टर हो रहे हैं, डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम होता है, फूड सप्लाई, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद है 2 मिनट बची है। फोन आ गए। उसके बाद है कहाँ है ये, हाँ, नॉर्थ साउथ डिवाइड का मतलब ये है कि नॉर्थ वर्ल्ड हैज जस्ट ओवर 20% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन बट कंज्यूम 80% ऑफ वर्ल्ड एनर्जी। नॉर्थ समझते हो,
हमारा जो मैप है हम उसको कैसे देखते हैं इंडिया के मैप को, जो नीचे वाला पोर्शन है ना हमारा, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ठीक है, तो वेस्ट वाला यूरोप वाला एरिया सारा का सारा, अमेरिका वगैरह, ब्राज़ील वगैरह। ईस्ट में हमारे एक दो कंट्री है, वेस्ट जापान वगैरह। उधर नॉर्थ में है हमारे रशिया वाला पार्ट है, चाइना, उसके बाद रशिया। ठीक है, तो नॉर्थ रीजन हुआ है। तो ये कह रहे हैं कि जो नॉर्थ है ना इंडिया का, जैसे हमारा हम भी नॉर्थ में हम भी उसमें आते हैं ना, नॉर्थ साउथ में। तो इंडिया में क्या है कि हमारा जो कंजप्शन है ना, जो यूरोपियन कंट्री का कंजप्शन तो क्या है 80% एनर्जी का है ना, और पॉपुलेशन बहुत कम है। पॉपुलेशन कितनी है 20% है। ठीक है, लेकिन कंजप्शन ज़्यादा है। हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा, कंजप्शन कम है एनर्जी का। तो बहुत सारी एनर्जी मानी जाती है कि जो अमेरिका जैसी कंट्री में, जो है यूरोपियन डेवलप्ड कंट्री है ना, वहाँ सबसे ज़्यादा एनर्जी यूज होती है। पता नहीं होगा एक घर में कितनी गाड़ी खड़ी होंगी वहाँ, है ना, एक ऑफिस में घर में कितने एसी लगे हुए होंगे। तो इस तरीके से चीज़ें होती है। बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो जाता है। बायोडाइवर्सिटी का लॉस समझते हो? बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है कि जो फ्लोरा एंड फ्यूना है, जो प्लांट्स की जो वैरायटी है या एनिमल्स की जो है, तो बहुत सारे लास्ट में पढ़ेंगे हम किस तरीके से जो है ना कि एंडेंजर्ड स्पीसीज है जो ख़त्म होती जा रही है। आपको चिड़िया आजकल कहाँ दिखती है, देखने को मिलती है? बहुत कम मिलती है। बचपन में याद करो कि गांव वगैरह से होंगे तो आपको बहुत चिड़िया मिलती थी, है ना। तो बहुत सारे पक्षी जो है ना कि ख़त्म हो गए हैं। उसके दोनों रीजन है, बहुत सारे कहते हैं कि रेंज की वजह से ख़त्म हो गया, वो भी रीजन। लेकिन ज़्यादा रीजन है कि खेतों में जो पेस्टिसाइड्स वगैरह डालते हैं तो वो पानी पीते हैं और मर जाते हैं, है ना। तो खेतों में पक्षियों के लिए इवन ऐसा हो रखा है, इतने फर्टिलाइजर्स लगाते हैं कि जो पशुओं के लिए भी नहीं लेके आते खेतों से आजकल, जो स्पेशल प्रोडक्शन होता है उसका। ठीक है, तो ये पोल्यूशन के टाइप हम कल पढ़ेंगे। इसमें एयर पोल्यूशन की बात करें, लैंड एंड सॉइल, वाटर, ये डेवलपिंग कंट्रीज का एयर पोल्यूशन इज इन द मेजर सिटी। और डेवलपिंग नेशन हमारे नेशंस है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये इस तरीके के एशिया के जो रीजन है। और डेवलप्ड कंट्री है जो जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुका है, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड। ठीक है, तो ये आप इसको पढ़ लेना। इसमें कुछ नहीं समझ में आया तो बताओ। ठीक है, आया आज जितना पढ़ा उतना समझ में आया कॉन्सेप्ट? तो इसको घर जाके पढ़ना, है ना, तभी पढ़ाने का फ़ायदा होगा। ठीक है, थैंक यू। इसके क्वेश्चन करते रहना डेली।